अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल सांसों के सफर में। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं सांसों के इस सफर में बाय उम्मे ईमान काजी, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। आमना कमरे में टहल टहल कर खुद को परेशान कर रही होती है। जो कुछ उसे नाइमा भाभी ने बताया था उसके बाद उसको किसी पल चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कि सब कुछ ठीक होने को है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो नाइमा भाभी ने उसे आज बताया कि उसकी सास ने जलाल को इस घर में आने की इजाजत ही इस शर्त पर दी थी कि वो बेटे की दूसरी शादी करवाने की ख्वाह थी। नाइमा को क्योंकि अपनी आदत की बिना पर वो अच्छी लगी थी और वो दोनों आपस में घुल मिल गई थी। सो नाइमा ने जलाल को बैठाकर समझा दिया था कि वो आमना पर ऐसा जुल्म हरगिज ना करे। अब वो उसे भी खबरदार करना चाहती थी कि मर्द जितना भी औरत का दम क्यों ना भरता हो, उसका एतबार नहीं होता कि किस वक्त बदल जाए। उसे जलाल की आमद का शिद्दत से इंतजार था। आज वो उससे इस किस्म की यकीन दहानी चाहती थी जिसके बाद उसका पानी बनता दिल ठहर जाता, संभल जाता। अभी तो वो जिंदगी की डूबती नाव को संभाला देने के लिए हाथ पांव मार रही थी कि उसे ना नजर आने वाले तूफान की खबर ने एकदम ढा दिया था। मगर जलाल ने तो अपने वक्त पर ही आना था। बहुत देर सोचने रहने के बाद वो कुछ फैसला कुन अंदाज में नीचे उतरी। उसे अपनी सास से खुद बात करनी थी, मिन्नत तरले कुछ भी, मगर इनको जलाल की दूसरी शादी के इरादे से बाज रखना था। क्या करती? वो ज्यादा से ज्यादा डांटती, डपटती, नफरत और बेजारी के बाद ताने देती या कोसने या रोजाना की बुनियाद पर मार भी लेती, मगर वो उनके हाथ थाम लेती, पांव पकड़ लेती, मगर उन्हें इस इरादे से बाज रखती। दिल ही दिल में उनको मनाने के लिए अल्फाज सोचती हुई उनका दिल नरम पड़ जाने की दुआएं मांगती। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी कि कुछ देर कबल ही तो नाइमा भाभी ने उसे कहा था कि वो नीचे से ऊपर चली जाए कि उनकी सास बाहर आकर कुछ देर धूप में सुस्ताना चाह रही थी और उन्हें उसकी इस जगह मौजूदगी हरगिज पसंद नहीं थी। वो जो नाइमा भाभी के ये खबर सुनाने के बाद उनसे तसल्ली लेना चाह रही थी और मशवरा भी कि अब उसे क्या करना चाहिए, मगर इससे पहले ही उसकी साथ की पाटदार आवाज पर नाइमा उनके पास गई थी और वापसी पर उसका देश निकाला का हुक्म लेकर आई थी। असल में उनकी सास को दोनों की दिन ब दिन बढ़ती बेतकल्लुफी पसंद नहीं आ रही थी और अब भी वो दोनों सहन में बैठी दुख सुख बांट रही थी, हंस बोल रही थी। अंदर सास तक ये आवाजें पहुंची तो वो क्लिस गई थी और जब नाइमा ने सरगोशियों में उसे सास का इरादा बताया तो खिलखिलाहटें सरगोशियों में बदली। उनको बेचैनी होने लगी थी और उन्होंने उसे ऊपर भिजवा दिया था। मगर अब कुछ देर आखिरी सीढ़ी पर खड़ी आमना साकत थी कि उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जहां अम्मा जहां की रूह रवा और दस्त रास्त को वो कभी अपनी सास के रूप में देखेगी। नाइमा अब अपनी सास के बालों में तेल लगा रही थी। आमना के मुंह से सरगोशी में निकला था अनायत भी, और वो दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई थी। उसे लगा था अगर वो कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो शायद उसकी टांगें उसका बोझ सहारने से इनकार कर देगी। एक शर्त पर मैं तुम्हारी बात मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। बहुत दिन बाद उसकी खामोशी टूटी थी तो उसने एक ही बात की थी। युशरा के लिए भी यही बहुत था कि वो मान गया था। वो इसी में ही नाहाल हो गई थी। हाँ हाँ बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऑपरेशन की डेट मिलने वाली है, तुम जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दे सकता। बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वो स्पॉट लहजे में बोला तो युशरा हैरत से बस उसे देखकर रह गई थी। आप रोजाना मेरे जब्त का इम्तिहान लेने पर तुल जाते हैं अब्दुल हनान। आपका ऑपरेशन, अम्मा जहां की ऐसी हालत, ताई सुल्ताना का अकेलापन, मैं ये सब ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और क्यों जाऊं?
क्यों कोई इन हालात में भी अपना घर छोड़कर जाता है भला? वो एहतजाजन बोली। वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये घर तुम्हारे आने से पहले भी चल रहा था। अब्दुल हन्नान का अंदाज हनूज वही था। बहरहाल ये तय कि इस शर्त को पूरा किए बगैर मैं हरगिज ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अच्छा, वो मुसालिहतन हाथ उठाकर बोली। ठीक है, लेकिन वादा करें कि ऑपरेशन के बाद आप जो भी फैसला करेंगे इसमें मुझे शामिल करेंगे। वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। ठीक है, तुम सामान पैक कर लो, कल या परसों मुझे जाना है डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए डेट लेने। तुम इससे पहले ही चली जाओ तो बेहतर है। अब्दुल हन्नान, आप डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन के लिए डेट ले आए। इधर आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे, इधर मैं भी चली जाऊंगी। आपकी मोहब्बत जिंदगी के बदलते रंगों ने घुनाया है। शायद मेरी मोहब्बत और सुलगती चिंगारी से भड़कती आग में बदल चुकी है, जिसे आपसे एक पल की जुदाई भी गवारा नहीं। आप ना जाने कैसे मुझे छोड़ देने का जिक्र बार बार कर लेते हैं। मैं तो इस हवाले से कुछ सोचूं भी तो मेरा दम घुटने लगता है। आप चले जाएंगे तो वादा, मैं भी चली जाऊंगी अब्बा के घर। आपके बगैर यहाँ रहकर क्या करना है? वो रंजीदा से बोली। अब्दुल हन्नान चुप बैठा रहा, मजीद किसी बहस में पड़े बगैर। अम्मा जी, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। जल्द या बदेर ऐसा होना है तो आज क्यों नहीं? शायद इसी से इस घर के माहौल और मकीनों को वो सुकून मुयस्सर आ जाए जो हालात की तलखी ने हमसे छीन लिया था। वो संजीदगी से बोली। और तुम्हारा दिल संभल गया क्या? उन्होंने उसे बगौर देखते हुए पूछा। तुमने कुछ वक्त मांगा था ना बेटे। किसी की मत सुनो, किसी के बारे में मत सोचो, लेकिन जो भी फैसला करो दिलो दिमाग की पूरी आमादगी के साथ करो। दिल से जुड़ी वाबस्तगी को भूलने में कुछ वक्त तो लगता है ना। मैं जानती हूँ, अम्मा जी ने उसके झुके सर को देखते हुए शफकत से कहा। दिल को संभलने को भी तो एक उम्र चाहिए होती है अम्मा जी। मैं नहीं चाहती दानिस्ता ही सही मेरी वजह से इस घर के लोगों को कोई परेशानी हो, खुसूसन आपको। अगर आप मुत्तमिन हैं तो हाँ कर दें। उसकी सू वहीं अटकी हुई थी। तुम अच्छी तरह सोच लो और फिर मुझे बताओ। और एक बात और भी करनी है तुमसे। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें लेकर कहीं और शिफ्ट हो सकती हूँ, मगर लोगों की खातिर तुम्हें ऐसे भार में नहीं झोंक सकती जहाँ तुम अपने दिल पर पत्थर रख कर पूरी जिंदगी गुजारने जाओ। शजर ने अम्मा जी के फैसला कुन अंदाज और बात पर उनको हैरत से देखा। फिर जैसे ही उसको उनकी बात समझ में आई तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। नहीं अम्मा जी, इस उम्र में क्यों आप अपनी औलाद को छोड़कर कहीं और जाएं? मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। वो जल्दी से बोली। वो औलाद है तो तुम भी तो औलाद की औलाद है पगली, मेरे सबसे प्यारे बेटे की प्यारी बेटी। बाकी सब के पास मालिक उनके प्यारे सलामत रखे रिश्तों की सूरत में मौजूद हैं। तेरे पास मेरे सिवा कौन है? अल्लाह के बाद जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा वैसा मेरे हाथों में हो गया तो उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बस कर दे अम्मा जी, ये तो नसीबों की बातें हैं। सब बाज दफा हर रिश्ते से माला माल लोग भी नसीब के मामले में खाली हाथ रह जाते हैं, और कुछ इतने अमीर कि उनके संभाले नहीं संभलते। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। यकीन करें, मैं खुश नहीं हूँ तो ना खुश भी नहीं हूँ। मेरी गुड़िया इतनी सियानी हो गई, मुझे पता ही नहीं चल सका। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर उसको देखते रहने के बाद उन्होंने उसकी पेशानी चूम कर उसको गले से लगा लिया था। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी जब हर किसी को शजर के ताया के तवस्सुत से आने वाले रिश्ते के लिए हाँ का पता चला था, मगर किसी सूरत करार नसीब नहीं था तो आयत को नहीं था। इस रिश्ते की बाबत उसे फैसल के तेवर दहला दे रहे थे। भूल गई थी कि दूसरों की खुशियों को रोंद कर उन पर कदम जमाने वालों को फिर कभी खुशी, सच्ची खुशी और सुकून की दौलत नसीब नहीं होती। किसी की मुराद को छीन कर अपनी मेरास समझने वाले नामुराद ही रह जाते हैं। अब तो खुश होना आयत, सफिया ताई ने उसकी पसमर्दा सूरत देखकर पूछा। जी तायम्मा, फिर लगती क्यों नहीं हो? वो बेचैन होकर बोली। आयत की आंखें बेसाख्ता भर आई। क्या बताती कि अपने ही बिछाए गए जाल को शजर के लिए तरतीब देते वो भूल गई थी कि इसमें कभी वो खुद फंस भी सकती है। बेटा, तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और अपना हाल देखो, ऐसे जैसे 20 साल की ब्याही भी ना हो। फिर तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई है, ऐसे में तो तुम्हें ज्यादा जरूरत है खुद पर तवज्जो देने की, अपने शोहर पर तवज्जो देने की, और तुम हो कि सर झाड़ मुंह फाड़ सारा दिन कमरे में पड़ी पता नहीं क्या सोचती रहती हो।
ऐसे तो नहीं होता ना बच्चे। जिंदगी का हर लम्हा जो गुजर रहा है वो आखिरी है। इंसान को अपने वक्त के लिए हर लम्हे को ऐसे जीना चाहिए कि उसे यादगार बना दे। बहुत अलग तुम्हारी वजह से परेशान रहता है, खुश रहो, उसे वक्त दो, घूमो फिरो, ये दिन जिंदगी में फिर नहीं आएंगे। वो हमेशा की तरह बहुत प्यार से उसे समझा रही थी। और अब तुम्हें इस घर में जो सबसे बड़ा मसला था वो भी हल हो गया है ना। तुम्हें शजर से तहफ्फुज़ात थे ना, वो भी अनकरीब यहाँ से रुखसत हो जाएगी। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी परेशान कुन नहीं है, तो तुम भी परेशान रहना छोड़ दो। अब मैं ना देखूं कि तुम मरीजों की तरह बिस्तर पर लेटी कुछ सोचकर अपने आप को परेशान कर रही हो। उठो शाबाश, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मियाँ थका हारा घर आए तो खुशबाश हंसती मुस्कुराती बीवी उसकी सारी थकन समेट लेती है। उठो शाबाश, उसे प्यार से घिरते हुए बोली। आयत किसलमंदी से सर हिलाकर उठी, हालांकि दिल नहीं कर रहा था। उसके दिमाग की सोचों की परवाज फैसल की तरफ थी, जिसके आए रोज के धमकी अमेज मैसेजेस ने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। और अभी तो इस तक शजर की मुतवक्का शादी की खबर नहीं पहुंची थी। जलाल जैसे जैसे आमना की बात सुन रहा था, हैरत से तो कभी परेशानी से, कुदरत के इंसाफ पर हैरान हो रहा था। जैसे ही आमना ने अपनी बात खत्म करके सर झुकाया, जलाल ने भी दोनों हाथों से सर को थाम लिया था। क्या हुआ जलाल, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? भला इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रोहान सी हुई। जलाल ने सर उठाकर उसे कुछ लम्हे बगौर देखा और फिर तवील सांस लेकर गोया हुआ। जो कुछ मैंने तुम्हारे मुंह से सुना वो बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए, लेकिन जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ शायद सुनकर तुम्हारी हालत मुझ जैसी ही हो। उसका अंदाज कुछ सोचता हुआ था। आमना ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब, क्या बताने वाले हैं जलाल? आपको पता है कि मेरी जिंदगी में खुशियों की वैसे ही कमी है। मैं मजीद किसी ऐसी खबर या हालात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब के वो हरासा होकर बोली। अरे परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बताने वाला तुम्हें जो परेशान कर देने वाला हो, मगर कुदरत की कारगुजारी पर हैरान जरूर हो गई। तुम भी मेरी तरह, मैंने एक बार पढ़ा था कि जब मालिक कायनात कुन कह दे तो फिर सारी कायनात उसके हुक्म पर इस अमर को बजा लाने पर सादर हो जाती है, मगर जब उसकी मर्जी ना हो तो सारी कायनात मिलकर भी जोर लगाए वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक मालिक ना चाहे। तब एक पल को मैंने सोचा जरूर था कि जब अवामिल और तदबीरें कारगर हो जाएं तो क्यों कामयाबी इंसान का मुकद्दर नहीं बन सकती। बस यही बात नहीं सोची थी कि किस्मत में लिखा ही ना हो वो भला तदबीरों और कोशिशों से कब मिला है। उफ जलाल, पहेलियां मत बुझवाएं, वो बात बताएं जो आप मुझे बताने वाले थे। आपकी ये फलसफियाना बातें तो मुझे और परेशान कर रही हैं। वो कदरे परेशान सी होकर बोली। अरे मेरी जान, यही फलसफा तो उम्र भर का निचोड़ होता है हमारी, के किस्मत के लिखे पर राजी हो जाना ही असल जिंदगी है। और यही मेरी बात की तमहीद भी। क्या कहा तुमने अभी कि मेरी अम्मा ही तुम्हारी दादी अम्मा जहाँ की दस्त रास्त और पक्की मुरीद अनायत भी हैं? ये बात तुम्हें आज इनको देखकर पता चली? और एक बार मैंने पढ़ा था कि इंसान बहुत कम फहम और नादान है, कि बहुत एक फूल की तलब की जिद लगाकर बैठा होता है, ये जाने बगैर कि मालिक कायनात उसे फूलों का टोकरा अता करने वाला है। हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी अम्मा जहाँ की पोती से मेरी शादी की ख्वाह थी, वो अपनी जिद पर अड़ी रही और मैं अपनी अम्मा का कहना मान लेता तो शायद माँ को राजी करके अल्लाह को भी राजी कर लेता, और शायद अल्लाह तुम्हें ही मुझे माँ की रजा से दान करने वाला था। पर मैंने क्या किया, खुद को अक्ल कुल मान कर ऐसा कदम उठाया कि तुम्हें भी उम्र भर की आजमाइश में डाल दिया। माँ की नाफरमानी का मुर्तकब होकर शायद अल्लाह को भी नाराज किया, इसलिए तो शायद दिली सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा हम दोनों को। वो आखिर में अफसुर्दा होकर बोला, जबकि आमना हैरानी से बस उसे देख रही थी। और अब जब तुमने मुझे ये बात बताई है तो मुझे याद आ रहा है कि अम्मा जहाँ की जिस पोती की सूरत और सीरत के मेरी अम्मा गुण गाकर मुझे मनाना चाहती थी, उसका नाम भी उन्होंने आमना ही बताया था। वो ठंडी सांस भर कर बोला। आमना ने दोनों हाथों से सर थाम लिया कि पछताओं का एक नया बाब रकम होने को था। पता नहीं जलाल, वो सब कैसे हो गया था। एकदम मुझसे शैतान शायद हम इंसानों के इन्हीं कमजोर लम्हों में नकब लगाकर हमें बेबस कर डालता है, और फिर हम अपने नफ्स को मजबूरियों का तोक पहनाकर सोचे समझे बगैर
उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैं वाकई अम्मा जहां की ऐसी ही फर्मा बरदार बेटी थी जिसकी लोग तमन्ना करें। मगर मैंने क्या किया? पहले खुद को घर की सब लड़कियों से जुदा और आला तसव्वुर करती रही और किसी हद तक तकब्बुर के जुल्म में रही, और फिर अल्लाह का नापसंदीदा और शैतान का पसंदीदा नाशुक्री का चोला ओढ़ लिया कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर मुझे जो समझ आई मैंने वही किया। कुछ समझाई ना देने वाली अंधेरे रास्ते पर आपका हाथ ही वो वाहद उम्मीद थी जिसको थाम कर अपनी दानिस्त में मैं अपनी खुशियां खरीदने चल पड़ी थी। उसने यासियत से कहा, अब क्या करेंगे हम जलाल? उसकी आवाज में खौफ था। मेरे ख्याल में हमें बल्कि मुझे अम्मा को सब बता देना चाहिए इससे पहले कि वक्त हमें किसी और मसले से दो चार करे। वैसे भी गुजरे इन दिनों में मैं खूब समझ गया हूँ कि घर के भरों को ऐसे हिज रहमत और बरकत नहीं कहा गया। उनके लिए किए गए फैसले उनकी उम्र और वक्त का निचोड़ तो होते ही हैं। इन फैसलों में उनकी दुआएं उनको पहनने और फलने फूलने में मदद देती है। वो सोच सोच कर बोल रहा था, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आमना ने भी तायद की थी। उस दिन के बाद वो आज अम्मा जहां के कमरे में आया था और इनको देखकर वो हैरत से गुंग रह गया था कि ये वो अम्मा जहां तो ना थी जिनसे वो उस दिन मिला था, जिन्होंने अपने दिल का बोझ उसके दिल पर उतार कर मन्नो टनो वजनी बना डाला था कि जिसके तले दबकर अब्दुल हन्नान से सांस लेना ही दुश्वार हो रहा था। ये तो इंतहाई लागर और कमजोर सी अम्मा जहां थी जिनकी बीमारी और परेशानी डॉक्टर और घर वालों को आज तक समझ ना आई थी। मगर अब्दुल हन्नान कुछ दिन से बखूबी जान चुका था कि ये बीमारी थी ना परेशानी, यह एहसास जुर्म था जो इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा था। आम लोग जो पेशावर मुजरिम या कुदरती तौर पर बेहिस होते हैं, उनके हाथों किसी एक या कई इंसानों की जान का जाना मामूल की बात होती होगी। मगर अम्मा जहां एक नाजुक और कमजोर औरत थी। फिर उनकी परवरिश बेहतरीन खतूत पर की गई थी। वो एक मर्तबे पर फाइज थी। एक जमाना उनकी दुआओं से मुस्तफीद होता था। वो मुतकब्बर होकर किसी कमजोर लम्हे की जद में आकर एक जुर्म तो कर बैठी, मगर फिर उसका बोझ सहा ना गया। उनका खानदानी पस मंजर, उनका मुकाम और मर्तबा, उनकी तरबियत कुछ भी तो इस जालमाना अमर की इजाजत नहीं देता था। फिर भी वो शैतान का आलाकार बनकर एक जुल्म बल्कि कत्ल का इर्तकाब कर बैठी थी। तो अब्दुल हन्नान के ख्याल में अब दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास उनका इलाज था, ना किसी भी फर्द के पास ऐसे अल्फाज थे जो उनके इस जुर्म को कम कर सकते। लाठी के सहारे चलता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दिल में मौजूद गुस्सा जैसे कहीं मुंह छुपा कर जा बैठा था। अब वो उनके लिए अजीब से एहसासात अपने अंदर महसूस कर रहा था। अम्मा, उसने नम लहजे में उनको पुकार कर उनका सब्ज नसों वाला हाथ थामा। अम्मा जहां जिनकी नजरें छत पर टिकी थी अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जा हुई। कुछ लम्हे वो अजनबी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उनकी आंखों में वो मखसूस चमक नमूदार हुई जो अब्दुल हन्नान को देखकर आती थी। अब्दुल हन्नान, मेरे बच्चे, मेरे चांद, उनके मुंह से बेसाख्ता निकला। अब्दुल हन्नान जिसका गला रंध गया था, उनकी हालत देखकर उस लम्हे कुछ बोल ही ना सका, सिर्फ सर हिला कर रह गया। तुमने भी सब की तरह अपनी अम्मा को बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। उनकी आवाज भर आई। अब्दुल हन्नान ने नफी में सर हिलाया। वो मुझे माफ नहीं कर रही अब्दुल हन्नान, इतनी जिद्दी तो वो कभी भी नहीं रही थी। प्यार से नहीं तो डांट से ही मान ही जाती थी। अब क्यों नहीं मान रही? वो रोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह अब्दुल हन्नान से शिकायत कर रही थी। अब्दुल हन्नान यकीनन समझ गया था कि वो किसकी बात कर रही थी, इसलिए तो उसके चेहरे पर अजियत ही अजियत रकम थी। वो कहती है, इतनी अजियत देगी हमें जितनी उसे हुई थी। वो रोते हुए कह रही थी, तुम्हारी तो बहन थी ना वो, सारी बहनें तुमसे फरमाइशें भी करती थी और तुम्हारी मानती भी थी। अब भी तुम उसको कहो हमें माफ कर दे। यकीन करो हम बहुत तकलीफ में हैं। इससे भरकर तकलीफ मैं जितनी वो हमें देना चाहती है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा। खुद सोचो अब्दुल हन्नान, उसे तो वही कुछ देर की तकलीफ से दुनिया से छुटकारा दिला गई थी। हमारी तो हर सांस तकलीफ का सफर तय कर रही है, फिर भी ना दुनिया में सुकून मिल रहा है, ना मौत गले लगा रही है। अम्मा,
عبد الحنان سے مزید ان کی باتیں، ان کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو بولا، آپ نے واقعی بہت ظلم کیا ہے، اور یقین مانے تو جب سے مجھے آپ نے یہ سب کچھ بتایا تھا اس دن کے بعد میرا جی نہیں آیا کہ آپ سے کلام تک کروں، مگر آج جب آپ کو اپنے جرم پر شرمندہ دیکھا تو سوچ رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں آپ کی یا کسی کی جزا و سزا کا فیصلہ کرنے والا، جب مالک مہربان نے جرم کے بعد توبہ اور معافی کی گنجائش رکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا ہے اور آپ اس پر شرمندہ بھی ہیں، تو یہی ایک انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ بس خالق کے کائنات سے معافی اور توبہ مانگتی رہیں، اور آپ ہی تو بتاتی تھی نا کہ اس پاک ذات کے ہاں توبہ کا در کھلا رہتا ہے، اور وہ ذات پاک تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ گناہ گار کی معافی اور توبہ کو پسند فرماتا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، دیکھیے گا آپ کو بھی سکون ملے گا۔ وہ ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، مگر کیا کرتی اماں جہاں کہ کسی دوسرے کی موجودگی میں ان کو تسلی ہوتی تھی کہ کوئی ان کے پاس ہے، کہ وہ کسی کی موجودگی میں ان کو کچھ نہیں کہتی تھی، بس دور دور سے مسکراتی رہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ اکیلی ہوتی کسی خونخوار بلا کا روپ دھار لیتی تھی، کبھی ان کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ جاتی تو کبھی دونوں ہاتھوں کا پورا زور لگا کر ان کا گلا دبانے کی کوشش کرتی، اور پھر جب ان کی جان نکلنے کے قریب ہوتی وہ ان کو ایک دم سے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتی، نہیں نہیں، ایسے آسانی سے موت نہیں ملنے چاہیے ان لوگوں کو جو بڑی آسانی سے دوسروں کو موت کے گھار اتار دیتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو تو پل پل کی اذیت دے کر مارنا چاہیے، تب ہی آپ کے ہاتھوں مرنے والوں کو سکون مل سکتا ہے۔ ہر بار اس کے الفاظ مختلف مگر مدعا ایک ہی ہوتا کہ جتنی اذیت اسے مرتے ہوئے برداشت کرنی پڑی تھی اس سے دگنی وہ ان کو دے کر مارنا چاہتی تھی۔ یہ سب سوچ کر ان کے رونگٹے ایک بار پھر کھڑے ہوئے، اور وہ خوفزدہ ہو کر عبد الحنان کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر بولی، تم ہمارے پاس رہو، ہمیں اکیلا مت چھوڑو، ہمیں اکیلا دیکھ کر ہی تو وہ آتی ہے ہمیں تکلیف دینے، اور ہر دفعہ وہ ہمیں اذیت دینے کے لیے ایک نیا طریقہ اپناتی ہے۔ یہ سب کہنا بہت مشکل ہے عبد الحنان، کاش کہ وہ ہمیں ایک بار ہی مار ڈالے۔ اچھا آپ روئیں مت، میں آپ کے پاس ہی ہوں، یہی آپ روئیں مت، وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اماں جہاں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ ایک سادہ سی گھریلو تقریب تھی جس میں گھر کے افراد کے علاوہ عمیر کے گھر والے شریک تھے۔ عمیر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا اور شادی 6 ماہ بعد اس کی واپسی پر رکھی گئی تھی۔ عمیر کی ماں نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، وہ جس طرح سے شجر پر صدقے واری جا رہی تھی اور ان کی ملنسار طبیعت دیکھ کر اماں جی کچھ مطمئن ہو گئی تھی آج، ورنہ جب سے شجر نے اس رشتے پر ہاں کی تھی وہ کوئی 10 بار اسے پاس بلا کر اس کی مرضی پوچھ چکی تھی، اور شجر نے ہر بار ان کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ خوب سوچ سمجھ چکی ہیں، اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ فجر اور مومنہ نے بہت ساتھ دیا تھا اس کا، اور 2 دن سے یشرا بھی یہی تھی، اس نے بھی اس کے فیصلے کو سراہا تھا اور ساتھ ساتھ بے شمار دعاؤں سے بھی نوازا تھا۔ اس سب میں صرف آیت تھی جسے کسی طور قرار نصیب نہیں تھا، وہ یہ سب ایسے نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس نے شجر کو مہرہ بنا کر موت کو پانے کے لیے جو بساط بچھائی تھی اس کا دوسرا سرا ضروری اور اہم مہرہ فیصل تھا، جس کے نہ ہونے سے اسے اپنا سارا کھیل بگڑتا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی بچھائے جال میں پھنسی بری طرح پھر پھرا رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ اب فیصل اسے نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس مقصد کے لیے فیصل کے گھر بھی گئی تھی تاکہ اسے بیٹھ کر سمجھا سکے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر شجر اس کا نام سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ شادی کیا خواہ کرتی مگر وہ اسے نہیں ملا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ نادرن علاقہ جات کی طرف گیا ہوا تھا، کیا کرتی دل مسبس کر واپس آ گئی اور موقع پا کر اس کو کال کرنے کی کوشش بھی کی مگر اس کا نمبر اسے بند ملا تھا جس سے اس کو کال یا میسج کیا کرتا تھا، سو اب جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پھر رہی تھی۔
پھر شجر کی ایسی قسمت پر بھی رشک آ رہا تھا کہ اسے موت سے محروم کیا تھا، لیکن قدرت نے تو اسے اس سے کئی گنا اچھا نعم البدل بھی عطا کر دیا تھا۔ شجر کی سانس کا والہانہ پن بھی اس کو آگ لگا رہا تھا تو اس کا سادہ اور سوگوار حسن اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ آج اس کا دل میکے سے کچھ سکون میں تھا کہ شجر کو مطمئن دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی، ورنہ کچھ ماہ سے اماں جی کا گھر جن جذباتی ہچکیوں اور ہچکولوں کی زد میں تھا، اس کا جی ہمہ وقت وہی ٹنگا رہتا تھا۔ موت کی گہری چپ، آیت کی تلملاہٹ میں آ کر کیے گئے فیصلے اور شجر کی بے چینی، وہ اس تکون کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا کرنے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ ابھی پرسوں ہی تو عبدالحنان نے اپنے سامنے اس کا سامان بندھوایا تھا۔ وہ اپنے آپریشن کے بارے میں پر امید تھا، نہ ہی اب یشرا کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، یشرا نے اس سے یہ وعدہ ضرور لیا تھا کہ وہ اسے طلاق نہیں دے گا، چاہے وہ اسے اپنے گھر میں رکھے یا نہ رکھے، مگر وہ اس کی زندگی میں ضرور شامل رہنا چاہتی تھی۔ اور عبدالحنان کے ہاسپٹل روانہ ہوتے ہی اس نے بڑے اطمینان سے اپنا پیک کیا ہوا سامان دوبارہ سے کھول کر اپنی اپنی جگہ سیٹ کیا اور اماں جہاں کے کمرے کی طرف آ گئی تھی کہ عبدالحنان نے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد سے بے حد جذباتی ہو کر سوچنا اور فیصلہ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یشرا ایک سمجھدار اور خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینے والی لڑکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزرتی، بلکہ جذبات کو صحیح استعمال کرنے کے لیے انسانی فہم اور فراست کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ عبدالحنان نے تو حالات و واقعات سے شکوے کے طور پر اسے گھر بدر کرنا چاہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک بہو کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ مشکل حالات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر میکے جا کر بیٹھ جائے۔ اماں جہاں کی حالت اور تائی سلطانہ کا اکیلا پن اس کے سامنے تھا، سو کسی پر بھی عبدالحنان کے غلط فیصلے کو ظاہر کیے بغیر وہ اپنے گھر میں ہی تھی، اور جیسے ہی اسے شجر کی منگنی کا بلاوا آیا تھا، وہ سلطانہ تائی سے باقاعدہ اجازت لے کر گئی تھی اور اس طرف سے مطمئن ہو کر اپنے گھر آئی تھی۔ ہاں، آیت کا بجھا بجھا چہرہ اور فنکشن کے دوران بے چینی کی سی کیفیت اسے ضرور کھٹک رہی تھی۔ اب تو ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، پھر ایسا کیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا؟ پھر اسے ان سب سوچوں کی ذہن سے جھٹکنا پڑا کہ اجمل نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ آپریشن کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ مل گئی تھی اور عبدالحنان کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ یشرا اس سب کے لیے تیار تھی، مگر پھر بھی آپریشن کا سن کر اس کا دل عجیب سے وہموں میں گھرنے لگا تھا۔ ایسے میں اس نے اسی کو بہارے اور مدد کے لیے پکارا جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اندھیرے میں امید کی کرن جگاتا ہے۔ عنایت بی کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ جیسے جیسے جلال ان کو وہ سب بتا رہا تھا، ان کا چہرہ طرح طرح کے رنگ بدل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد جلال نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں آمنہ کی اصلیت بتا دی جائے، شاید اسی سے حالات میں کچھ بہتری ہو، ورنہ وہ اس کی دوسری شادی کے دریپ پہ تھی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی والوں کو بھی 1-2 بار بلوایا تھا، اور یقیناً اگلی ملاقات پر وہ شادی کی تاریخ طے کرنے جیسے کوئی حتمی فیصلہ کرنے والی تھی۔ حتیٰ کہ آمنہ کے امید سے ہونے کی خبر پر بھی ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، الٹا انہوں نے اس کی شادی کی تیاریوں کو تیز اور ارادے کو مزید پختہ کرتے ہوئے نائمہ کو کچھ رقم پکڑائی تھی کہ وہ ہونے والی دلہن کے لیے کپڑے وغیرہ لینے شروع کرے۔ زیور ان کے پاس تھا۔ جلال کو جب نائمہ بھابی نے ساری صورتحال بتائی، اس سے تو حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ اماں کے اس ارادے پر سو سے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور جیسے ہی اس نے ساری بات بتا کر اپنا جھکا سر اٹھایا تو عنایت بی کو دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے دیکھ کر پریشان ہوا۔ آپ بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی اماں، اور اب مالک نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے تو اب کیسی پریشانی؟ وہ بے بسی سے بولا کہ ماں کو دکھی دیکھنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا، وہ پہلے ہی ان کی نافرمانی کر کے خوش نہیں تھا۔ ایسے ہی چاہتی تھی منّے، پر جس طرح سے تم لوگوں نے کیا، اس طرح سے تو کوئی والدین بھی اپنی اولاد کا گھر نہیں بسانا چاہتے۔ بہت بڑا ظلم کیا تم لوگوں نے ہم پر۔ مجھے تو لگتا ہے میری پیر و مرشد کی بیماری کی وجہ یہی ہوگی۔ ہائے میرے مالک، مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا تو نے، عجیب سے لہجے میں کہہ کر انہوں نے اوپر دیکھ کر جیسے فریاد کی تھی، چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ اور شرارت لیے ہوئے۔ فجر اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں کچھ تھا جسے اس نے اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ چھوڑ دو،
सब काम, और ये लो बात करो। उसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखते हुए वो बोली, जिन्हें शायद शजर तय करने का इरादा रखती थी, क्योंकि कुछ धुले कपड़े तय किए रखे थे, कुछ उसके पास वैसे ही रखे थे। कौन है, किससे बात करूं? अंदाज इस्तेफामिया और हैरत भरा था, ताहम उसने मोबाइल जरूर हाथ में पकड़ लिया था। उमैर भाई की कॉल है, वो खुश होते होते कदरे आहिस्ता बोली। शजर ने फौरन ही मोबाइल बेड पर रख दिया। दिल जैसे एकदम सुकड़ कर दोबारा फैला था। उसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे, फजर दांत पीस कर आहिस्ता से बोली, और सैल अब बाकायदा खुद पकड़कर उसके कान से लगा दिया। शजर बेबसी से उसे देख कर रह गई। फजर अब गुस्से से देखते हुए इशारा कर रही थी कि बात करो। हेलो, हेलो। दूसरी तरफ से उमैर की आवाज सुनकर उसने बादिल नाख्वास्ता मोबाइल अपने हाथों में पकड़कर कान से लगाया और मरे मरे लहजे में हेलो कहा। फजर विक्ट्री का निशान बनाते हुए वहां से 9-2-11 हो गई थी। शजर फजर को दिल में हजारों सलातें सुनाते हुए उमैर की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उसे शायद उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी आप मंगनी पर, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि आप हैं ही खूबसूरत, वो उसकी तारीफ कर रहा था। शजर को बहुत गलत मौके पर मोहद याद आया, जिससे हमेशा उसे गिला रहता था कि वो कुछ भी पहन ले या किसी भी कैसी भी लग रही हो, वो तारीफ ही नहीं करता था। और आज जो अल्फाज उसके लिए अदा किए जा रहे थे वो फर्द नहीं था जिससे वो ये सब सुनने के लिए वो हमेशा झगड़ती थी, और वो मुस्कुरा कर उसे देखता रहता था। जवाबन वो गुस्से से हमेशा रूठ जाया करती थी। आप इस मंगनी से खुश तो हैं ना? उमैर की बात पर वो जबरदस्ती इस सितमगर के ख्यालात से दामन छुड़ा कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और होले से जी कहा, लगता है बहुत कम गो हैं आप, और यकीनन आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ भी। मैं भी ऐसा ही हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो शायद होले से हंसा था। कम गो, और वो? उसे क्या कुछ ना याद आया था? ओह अल्लाह, कितना बोलती है ये लड़की, और वो भी फजूल। अब भला बताओ, अपने ताया के सामने ऐसी बोंगी मारने की क्या जरूरत थी? कि कितना मजा आएगा मेरी मंगनी में जब मैं मोहद और मोहद मुझे अंगूठी पहनाएगा। भला लड़कियां भी खुद ऐसे मौकों पर बोला करती हैं। ताई की खफा खफा आवाज और उसकी अपनी खिलखिलाती हंसी में उमैर की आवाज कहीं छुप गई थी, जो ना जाने क्या कह रहा था। मुझे छोड़ देना काफी नहीं था मोहद, जवाब में ये जुल्म भी तो तुम्हारी तरफ का लिखा जाएगा कि तुमसे मुतल्लक यादें भी खून चूसने वाली झोंकों की तरह मेरे हवा से चिपकी रही। उमैर की बात का हूँ हाँ में जवाब देते हुए उसने दिल ही दिल में मोहद से शिकवा किया। फिर वो बेमैनी सी गुफ्तगू 15 से 20 मिनट तक रही, जिसमें ज्यादातर उमैर ही बोला था। उसने बोलना तो एकदम ढंग से सुना ही नहीं था। फिर वो बेमैनी सी गुफ्तगू 15 से 20 मिनट तक रही, जिसमें ज्यादातर उमैर ही बोला था। उसने बोलना तो एक तरफ ढंग से सुना ही नहीं था कि वो क्या कह रहा था, लेकिन ये था कि कॉल खत्म करने तक कम अज कम वो उमैर से थोड़ी बहुत मुतमिन जरूर हो गई थी, क्योंकि इस 15 मिनट की बातचीत में ना कोई आमियानापन था, ना ही गैर मामूली रवैया। एक महसूस की जाने वाली अपनायत और बेहद दोस्ताना अंदाज, जिसमें उसने अपने और उससे इस रिश्ते और मंगने के सिवा छोटी छोटी बहुत सी बातों को डिस्कस किया था। और यही वो चाहती थी कि जो भी हो, इस पर ना तो अपनी सोच को मुसल्लत करने, ना खुद को मुसल्लत होता कि वो अपने आप को वक्त देकर संभाल सके। तो क्या बातें हुई? फजर शायद बाहर ही थी, जो उसके कॉल खत्म करते ही अंदर चली आई और शरारत से नजरें घुमा कर पूछा, तुम्हें क्यों बताऊं? शजर को भी जवाबन शरारत सूझी। फजर की तो आंखें हैरत से खुल गई। उसे समझ न आया कि इस बात पर गुस्से का इजहार करे या बहुत दिन बाद पुरानी शजर नजर आने पर खुशी का। फिर वो आगे बढ़ी और उसको गुदगुदाते हुए बोली, उस्तादों के साथ उस्तादियां नहीं चलती मैडम। जानती थी कि गुदगुदाने के तसव्वुर से ही शजर की कुल कुल कह के गूंजते थे, और अब तो उसने हकीकत में उसकी कमजोरी को पकड़ लिया था। कमरा दोनों की खुशी भरी कुलकारियों से गूंज रहा था। बाहर से गुजरती आयत पर ये हंसी बिजली बनकर गिरी थी। उसे हमारे पास बुला कर लाओ। बहुत देर से खामोश बैठी अनायत बी ने पास बैठकर सब्जी बनाती नाइमा से कहा तो वो चौंक गई। जी अम्मा, किसको? उसने सादगी से पूछा। तुम्हारे और मेरे अलावा गालबन घर में एक ही फर्द है इस वक्त। उनका अंदाज बेहद संजीदा था। आमना को?
नाइमा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मौजूदगी को समातों की हद तक बर्दाश्त न करने वाली उसकी सास उसे क्यों बुलाना चाह रही थी और उसे क्या कहती। इससे जवाब में सास ने एक नाराज भरी नजर ही डाली। उस पर वो सब्जी वाली परात एक तरफ करती थी और सीढ़ियों के पास जाकर नीचे से आवाज दी, आमना, आमना, जरा नीचे तो आओ। जैसे ही उसने जी भाभी कहा था, वो वापस सास के पास आन बैठी थी। क्या हुआ अम्मा, कोई गलती हुई है आमना से? अम्मा, अम्मा वो बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करें, बस एक बार दिल साफ करके उसे अपनी बात मान ले। नाइमा डरते डरते बोली। अनायत बी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस खनकारा भर कर रह गई। हाँ, दिल ही दिल में सोचा जरूर था, भला मुझसे भरकर कौन जानता है कि वो कितनी अच्छी है। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां नीचे उतरती दिखाई दी, ऐसे के दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए उनके कांपने को छुपाने की कोशिश में थी और सर झुका हुआ था। इसी तरह चलती हुई वो उनके पास आई और आकर खड़ी हो गई। अनायत बी ने जरा की जरा नजर उठाकर उसे देखा, फिर एक ठंडी सांस भरकर बोली, तुम जानती हो कि कुछ अरसा पहले तुम्हारी अम्मा जहां और मैंने एक फैसला किया था। अम्मा जहां अपनी तीनों पोतियों में से एक का रिश्ता मुन्ने के साथ करने की ख्वाह थी और मुझे इस घर की बच्चियों में से तुम बेहद पसंद थी। वो सामने देखते हुए बोली। आमना ने सर को मजीद झुका लिया, जबकि नाइमा सब्जी को भूलकर हैरत से बस ये इंकशाफ सुन रही थी। अब तो तुम दोनों ने बड़ों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका और हमें हमेशा के लिए इन बड़ों की नजर में अपना मुकाम खो दिया। वो जरा तवक्कुफ के बाद बोली, मैं तो फिर भी कभी ना कभी अपने बेटे को माफ कर ही दूंगी। शायद तुम्हारी दादी और माँ के दिल में भी तुम्हारे लिए गुंजाइश निकल ही आए, लेकिन एक लड़की को कम अज कम ये समझना चाहिए कि कोई भी गलत कदम, चाहे वो मर्द और औरत मिलकर उठाते हों, उसके असरात दोनों पर मुख्तलिफ तरह से पड़ते हैं। मर्द के इस कदम को वक्त जल्द ही भूल जाता है और लोगों को भुला देता है, मगर औरत के इस कदम पर बजाय धूल डालकर मिटाने के खोद देता है और आने वाले हर लम्हा, पल और साल में इसको मजीद गहरा करके अनमिट कर देता है। फिर चाहे उसके निशान उसकी नस्ल को खराब करें या उसको कभी इज्जत की रुदा पहनने के काबिल ना छोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजदीक जो काबिल इज्जत और तकरीम आमना बीबी थी, वो एकदम से ही इस मसनद से गिरकर किसी तारीख घड़े में जा पड़ी है, जहां से मैं बावजूद चाहने के भी उसे निकाल नहीं पाऊंगी। बेटे की मोहब्बत और अम्मा जहां से निस्बत के ख्याल से इस घड़े से तुम्हें निकाल भी लूं, तब भी दिल की वो मसनद हमेशा खाली रहेगी, जहां मुन्ने की इस बीवी को होना चाहिए था, जिसे मैं अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई होती और इसके घर वाले अपनी दुआओं की छांव में रुखसत करते। अनायत बी का एक एक लफ्ज हकीकत की तलखी पर मुश्तमिल था, जिसका जिक्र उसे हमेशा शर्मिंदगी से अथाह समंदर में डूबा देता था। इस वक्त भी ऐसा ही था। मारे बेबसी के उसकी आंखें बरस पड़ी। वो वही नीचे जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं अब भी वही आमना हूँ, आप यकीन करें, बस कुछ देर बहक गई थी। आप तो जानती हैं अम्मा जहां के अचानक फैसलों को। बस जैसे ही उन्होंने मुंतहा की मौत के बाद घर की किसी एक लड़की को इस जगह रुखसत करने की बात की थी, मैं गुस्से में आ गई और इस वक्त जलाल के भरे हुए हाथ को कुछ भी सोचे समझे बगैर थाम लिया। आप जलाल से पूछ सकती हैं कि उसकी हर बार पेशकदमी पर मैंने उसे बुरी तरह से झटक दिया था, बेरुखी से काम लिया था। सोच पर तो गिरफ्त नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा कि उसके असबाब क्या थे और वो ऐसा करने का इरादा नहीं रखती थी, या उसने मुतलका बंदे का हाथ कितनी बार झटका था। अनायत बी का लहजा स्पॉट था। बहरहाल तुम्हें बुलाने का मकसद ये था कि हम मुन्ने से कहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें अम्मा जहां तक पहुंचाने का बंदोबस्त करे। अब मैं सारी बात अम्मा जहां के सामने रखूंगी, फिर जैसे वो कहेंगी वैसा ही होगा। आमना ने चौंक कर सर उठाया। वो बहुत बीमार हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनके सामने किसी परेशान कुन बात का जिक्र किया जाए। वो परेशानी से बोली तो अनायत भी हंकारा भर कर बोली, जाओ अपने कमरे में, सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। आमना जैसे आई थी वैसे ही ऊपर चली गई, ताहम उसका दिल तसल्ली में था कि अनायत बी की अम्मा जहां से मोहब्बत और अकीदत जानती थी, वो यकीनन ऐसा कुछ भी ना करती जिससे अम्मा जहां को हल्की सी तकलीफ पहुंचने का अंदेशा होता। अम्मा, मैं कुछ कहूँ?
नाइमा कुछ लम्हे तौक़ुफ़ के बाद बोली, हाँ बोलो। अनायत भी किसी सोच से बाहर आते हुए बोली, आपने पहला कदम उठा ही लिया है तो इसे पूरी तरह माफ कर दें। वैसे भी आपकी पीरो मुर्शद की हालत ऐसी नहीं है कि ऐसी बातें दोबारा से छेड़कर उनको तकलीफ दी जाए। यकीनन आप भी ऐसा नहीं चाहेंगी। आपने देखा तो है कि आमना अपनी गलती पर कितनी शर्मिंदा है, और ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि वो कितनी अच्छी लड़की है। उसे खुले दिल से कबूल कर लें, बड़ों के दिल तो बहुत वसी होते हैं। नाइमा ने डरते हुए कहा, ठीक कहती हो तुम नाइमा, लेकिन जिस औलाद को उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, पहला लफ्ज बोलना सिखाया हो, वो माँ बाप की मर्जी के बगैर इतने बड़े बड़े कदम उठा लें तो यकीन मानो इस अमल को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है और माफ कर देना मुश्किल तरीन। वो शिकवा करते हुए बोली। नाइमा ने तायद में सर हिलाया कि पहली बार अपनी सास का दुख उसे लगा था, वरना वो इस सारे मामले में उसे जालिम और जाबर ही दिखाई देती थी, जो कि दो मोहब्बत भरे दिलों के दरमियान रुकावट बनकर खड़ी थी। क्यों बुलाया है मुझे? वो गुस्से से बोली। क्या तुम वाकई नहीं जानती कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? तंज से बोलता वो जरा झुका। वो दोनों इस वक्त शहर के एक गैर मारूफ रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जहां फैसल ने उसे ये कहकर बुलाया था कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो खुद उससे मिलने उसके घर पहुंच जाएगा। फिर जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार उसे हरगिज ना ठहराए। जगह और वक्त का बताकर उसने फोन बंद कर दिया था। आयत बाल खा कर रह गई थी, मगर मजबूर थी कि कुछ भी कर ना सकती थी, और मजबूरन उसे आना पड़ा था। तुम्हारा अपना मतलब था तो तुमने मुझे और शजर को इस्तेमाल करके नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। वो दांत पीस कर बोला। उसकी इस बात पर आयत ने नागवारी से उसे देखा। हाँ तो सच ही कह रहा हूँ ना, मैं रिश्ता तय हो चुका, शादी तय पा चुकी, कार्ड बढ़ चुके, माइयों का फंक्शन हो गया, मगर तुम्हारी चालों ने ऐसा पांसा पलटा कि शजर की जगह पर तुम दुल्हन बन गई। अच्छा किया, मुझे पसंद आई तुम्हारी ये जुर्रत और बहादुरी। इंसान को अपनी खुशी और मकसद के हसूल के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहिए। इस सारी बकवास का मतलब? वो खुद पर बामुश्किल जब्त करके बोली। अब आई हो असल पॉइंट की तरफ। वो जैसे महफूज हुआ। ये बकवास नहीं है, याद दहानी है माय डियर कजन, और इस याद दहानी का मकसद ये है कि अपनी बारी पर मुझे आखिरी चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह कैसे निकाल सकती हो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती कि शजर एक जीती जागती लड़की है। उसकी मर्जी, पसंद और सोच है। वो कोई खिलौना तो है नहीं कि उठाकर तुम्हें पकड़ा देती। अब उसने इनकार कर दिया है तुम्हारे रिश्ते के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो जिच होकर बोली। वेल सेड। फैसल ने जैसे उसकी बात का मजा लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तुमने अपनी बारी पर खेल खेला था, तब भी उसकी सोच, पसंद और मर्जी मोहद ही थी। तुमने इस वक्त भी तो हालात बदल दिए थे, तो मेरे लिए क्यों नहीं? अपने जरखेज दिमाग को इस्तेमाल में लाएं। जब तुम दुल्हन बदल कर खुद उसकी जगह ले सकती हो, तो तुम्हारे लिए इस लड़की को मेरी जिंदगी में लाना कौन सी मुश्किल बात होती। बोलते हुए उसकी आवाज बुलंद और लहजा तीखा हुआ। तमाशा मत बनाओ फैसल। अब की आयत धीमी पड़ी थी। तुम जैसी चाहो मुझसे कसम उठवा लो, मैंने उसको तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर शायद किस्मत में ही नहीं था। वो मुसालिहाना अंदाज में बोली, मगर सामने भी उसी की कबील का आदमी था। तुरंत बोला, बहुत खूब। मेरी बारी पर तुम्हें कस्में, तकदीर और किस्मत याद आ गई? नहीं, मैंने मोहत को मना लिया था। ताई जान और ताया जान राजी थे। अम्मा जी भी मान जाती अगर जो शजर मान लेती, मगर उसने तुम्हारा नाम सुनते ही कहा कि जिससे चाहे ब्याह दो, इस शख्स का नाम मत लो मेरे सामने। आयत साफ गोई से बोली। खैर, ये सब बहानेबाजियां मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ और समझता हूँ तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि 2 माह का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। कुछ ऐसा करो कि मंगनी टूट जाए और वो मेरी बन जाए। क्या अब उससे मोहब्बत वाला ताल्लुक बहुत पीछे रह गया है? अब उसकी तरफ जिद और अना के खाते खुल गए हैं। मैं अगर चुप हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए कि जिस शादी को तुमने इतने लोगों की जिंदगी खेल कर बनाया है वो खराब ना हो, वरना मेरे पास कई रास्ते हैं उसे अपनाने के। याद रहे कि मैं एक बार उसे अगवा कर चुका हूँ, दूसरी बार मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं होगा वो सब दोहराना, लेकिन अपने पत्ते में तब फेंकूंगा जब तुम्हारी तरफ से मायूसी मिलेगी, और तुम्हें तुम्हारा घर बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। गुड बाय, जल्दी मिलेंगे। जूस पी लो, इस वक्त तुम्हें उसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही होगी। बात मुकम्मल करके वो उठ खड़ा हुआ
और सामने रखे जूस के गिलास को खाली और उसके गिलास की तरफ इशारा करके ग्लासेस आंखों पर जमाए और वहां से चला गया। आयत दोनों हाथों में सर थाम कर बैठी रह गई थी। उसने बहुत पहले ही अजमल की फजर में दिलचस्पी को महसूस कर लिया था। फिर अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए जैसे ही इन दोनों का बगौर मुशाहिदा किया तो अजमल का पलड़ा भारी नजर आया, जबकि फजर हमेशा की तरह लापरवाह और अनजान सी थी। न जाने क्यों उसे इन दोनों में अपना और अब्दुल हनान का रिश्ता नजर आया था। उसने इस मामले में अजमल से खुलकर बात करने की ठान ली थी। फिर जैसे ही उसने अजमल को अम्मा जी के घर ले चलने को कहा तो वो दिलो जान से राजी हो गया था। युशरा ने उसकी आंखों की चमक और चेहरे का खिलना देखकर बेसाख्ता दिल में उसके दायमी होने की दुआ की थी कि मोहब्बतों के ये सिलसिले ऐसे ही होते हैं, चाहने वालों के जिक्र से ही दिल में फूल खिला देने वाले। जबकि यहाँ तो वो उनके घर तक जा रहे थे। वहां जाकर युशरा ने अपने कुछ कपड़े लेने थे, कुछ और छोटे मोटे काम थे। वो करते हुए अजमल को अम्मा जी के पास बैठाया और हस्बे ख्वाहिश अम्मा जी ने चाय और खातिर तवाज़ो का काम फजर के जिम्मे लगा दिया था कि शजर को ताज़ा तरीन मंगनी शुदा और आयत और मोमना को उनकी मौजूदा हालत की वजह से काम से खुसूसी रायत दी जा रही थी। वहाँ भी फजर की आमद पर युशरा ने अजमल की तरफ खुसूसी ध्यान दिया था, मगर हकीकत का अदराक होते ही उससे खुलकर बात करने का पक्का फैसला कर लिया था, क्योंकि ताई सुल्ताना के मुँह से कई बार अपनी भतीजी को बहू बनाने की बाबत सुन चुकी थी। फिर अजमल की इस दर्जा दिलचस्पी और चामगोइयां मैनी, और अब तो उसकी शादी का इरादा भी रखती थी। फजर के बाहर होते ही उसने उसकी आंखों के चिराग बुझते देखे और फिर उसका वापसी के लिए उसको एक दो बार कहना भी नोट किया था। सो सबसे मिलकर जल्द वापसी का वादा करती। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी इधर उधर की एक दो बातों के बाद उसने सरसरी सा पूछा, अजमल, ताई बहुत जल्द तुम्हारी शादी का इरादा रखती हैं, जबकि तुम्हारा अंदाज उनके इस शौक की तायद करता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। जबकि लड़के तो बहुत खुश होते हैं अपनी शादी का सुनकर। वो पर्स में ऐसे ही इधर उधर हाथ मारते हुए बोली। जवाब में वो एक तवील सांस लेकर रह गया। सॉरी अगर मैं ज्यादा पर्सनल हो गई। युशरा का अंदाज माजरत ख्वाना हुआ। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो बस इस सोच में पड़ गया हूँ कि क्या जवाब दूं आपको। वो इसी संजीदगी से बोला जो उसकी शख्सियत का खासा थी। क्यों, क्या बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है मैंने? युशरा भी संजीदा हुई। नहीं भाभी, मुश्किल सवाल नहीं है आपका। इस सवाल से जुड़े जवाब मुश्किल हैं मेरे लिए। हमारे मुआशरे के 80% लोगों की तरह मेरी माँ अपने बहन भाइयों से उम्र भर जुड़े रहने के लिए औलाद के लिए आपस के रिश्ते को तरजीह दे रही हैं, ये सोचे बगैर कि बहन भाइयों की रिश्ता तो इतना खालिस और खूबसूरत होता है कि मसनूई सहारे उसकी खूबसूरती को गहन तो लगा देते हैं, उसकी उम्र नहीं बढ़ाते। वो अफसुर्दगी से बोला। और तुम्हारी नजर में कोई और है क्या? उसका अंदाज मोहतात लिए हुए था। छोड़िए भाभी इस बात को, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जैसे खुद पर हंसा। फिर भी अजमल, मुझे अपनी बहन समझकर शेयर कर सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद तो ना कर सकूं, लेकिन तुम्हारे दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। युशरा जैसे उससे कुछ उगलवाना चाहती थी। अजमल ने कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बता दिया। तो मेरा अंदाजा सही निकला, युशरा ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरा हमेशा से एक ही नुक्ता नजर रहा है कि आपका रवैया हो या जिंदगी के फैसले, इनमें से जिस पर भी कायम रहो, पूरे दिल और आमादगी से रहो। मैं मानती हूँ कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर तुम ताई सुल्ताना की मर्जी से शादी के लिए हामी भर चुके हो तो अपना ध्यान, दिल और दिमाग उसी तरफ लगाने की कोशिश करो। अगर इसमें नाकाम ठहरते हो तो वहाँ साफ इनकार करके उसी को अपनी जिंदगी में ले आओ जहाँ तुम्हारे दिल की खुशी है। मगर प्लीज बीच राह में मत लटको, ऐसे अपनी जिंदगी भी अजीरन करोगे और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाओगे। अब देखो, तुमने जहाँ तुम्हारी अम्मी चाहती हैं वहां पर भी हाँ कर दी, जबरदस्ती ही सही, और दिल में बसी तस्वीर को भी धुंधला नहीं पड़ने दे रहे, और फजर को भी अपने जज्बात से आगाह कर दिया। वो उसकी फितरत लाउबाली सी है, हर बात हर चीज को हल्का लेने वाली, वरना लड़कियां तो कच्ची मिट्टी जैसी होती हैं, जो तस्वीर दिल में कंधा कर लें फिर दुनिया का कोई पानी इस तस्वीर को वहां से साफ नहीं कर सकता।
اب بھی وقت ہے میرے بھائی، جو بھی فیصلہ کرو اس پر پورے دل سے قائم رہو اور اسے نبھاؤ۔ بس یہی ایک اصول بتانے کے لیے تمہیں پریشان کیا، کیونکہ تم بھی عبدالحنان کے حوالے سے میرے بھائی ہو، اور دوسری طرف سے کوئی غیر نہیں، میری بہن ہے، اور تم دونوں کے ساتھ کچھ برا ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے طویل اور دو ٹوک بات کی۔ اجمل اس کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور پھر معذرت خوانا انداز میں بولا، یقین کریں بھابھی، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں، نہ ہی لڑکیوں پر کبھی دھیان دیا، بس آپ کی شادی کے بعد وہ مجھے اچھی لگی تو امید بھی بند گئی کہ اب تو دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات اور حالات معمول پر ہیں۔ عبدالحنان کی گمشدگی اور پھر حادثے نے مجھے گھر میں بات کرنے کی اجازت نہ دی، اور جیسے ہی اماں نے مجھ سے اس حوالے سے بات کی میں نے فوراً ہی اس کو نام لے دیا، مگر اماں کا رد عمل غیر متوقع تھا میرے لیے۔ ظاہر ہے ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ الگ سوچا ہوتا ہے۔ میں نے اماں جہاں تک بھی اپنی خواہش پہنچا دی ہے، میں جو کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی، اور حیرت انگیز طور پر اماں جہاں کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ اماں کے برعکس بس اسی امید کے سہارے کچھ حوصلہ ہے، ورنہ مجھے اپنے سے جڑے لوگوں کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ یشرا بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ اچانک زوردار چیخ مار کر اٹھی تھی۔ موہت پریشان ہو کر اٹھا۔ نہیں نہیں، میں مر جاؤں گی، نہیں موہت، مجھے مت چھوڑنا، مجھے کبھی مت چھوڑنا، تم نہیں جانتے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تم سے کوئی کچھ بھی کہے یقین مت کرنا، موہت مجھے طلاق مت دینا، مجھے مت چھوڑنا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل روتے ہوئے عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، وہ سب کچھ موہت کے لیے عجیب ہی تھا، کیونکہ اس نے آیت کا خوبصورت چہرہ ہی دیکھا تھا ہمیشہ، اس کے باطن کی آلودگی سے وہ ناواقف تھا۔ آیت، آیت، آنکھیں کھولو، دیکھو میں موہت تمہارے پاس ہوں اور بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہے، وہ اس کو ساتھ لگائے آرام سے کہہ رہا تھا۔ بالآخر وہ حقیقت میں لوٹی، اور جیسے ہی اپنا خواب یاد آیا وہ موہت کے الفاظ سماعتوں میں پڑے تو احساس ہوا کہ وہ کچھ الٹا سیدھا بول گئی ہے۔ وہ کسی چابی سے چلنے والی گڑیا کی طرح ایک دم خاموش ہوئی اور نظریں چراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ ہاں، میں نے خواب ہی دیکھا ہے شاید، وہ آہستہ سے بولی۔ خواب ایسے ہی نہیں آتے آیت، یہ ہمارے خیالات کا عکس ہوتے ہیں، اور نیند کا غلبہ پاتے ہی انسان کا لاشعور اس کے شعور پر غلبہ پا لیتا ہے، تب وہی خیالات ہمارے خوابوں کی صورت سامنے آتے ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ سوچا ہوتا ہے اور ذہن پر سوار کیا ہوتا ہے۔ میں تمہیں 1000 بار یقین دلا چکا ہوں کہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ تم ہی میری زندگی کی ساتھی ہو، اور اب تو میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ تم بھی اس بات کو مان کر ذہن نشین کر لو، پھر دیکھنا نہ تو ایسی کوئی سوچ تمہارے دماغ کا احاطہ کرے گی، نہ ہی ایسے الٹے سیدھے خواب دیکھو گی جو تمہاری اور ہمارے بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو اور مجھے بھی پریشان کریں۔ اس نے اس کے ہراساں چہرے کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ آیت کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ آپ پہلے مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ اس نے بے قراری سے موہت کے دونوں ہاتھ تھامے۔ موہت نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے آپ یقین مت کیجیے گا، مجھے کبھی مت چھوڑیے گا موہت، بس اس بات کا یقین رکھیے میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط بھی کیا ہوگا تو بھی آپ کی محبت میں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ موہت نافہم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آیت اس سے آخر کس قسم کی تسلی چاہتی ہے۔ اسے یقین دہانی کرا چکا تھا، وعدے بھی کر لیے تھے، آفس سے آنے کے بعد کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ گزارتا، اکثر گھمانے پھرانے بھی لے جانے لگا تھا، شجر کے بارے میں بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی، جہاں بھی اس کی موجودگی کا امکان ہوتا وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا جو دل و دماغ کو ابھی تک اس کی سوچوں سے آزاد نہیں کر پایا تھا، مگر مسلسل اسی کی کوشش میں تو تھا کہ اپنی زندگی میں سکون لے آئے۔ خوشی لے آنا تو نصیب کی بات تھی، مگر کیا کرتا کہ آیت کو مطمئن ہی نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، ڈاکٹر کے خدشات اور ہدایات بڑھ گئی تھی، اس کی راتوں کی بے آرامی بھی معمول بنتی جا رہی تھی۔ 1000 تسلیاں اور دلاسیں دینے کے بعد
وہ اسے سلانے میں کامیاب ہوا تھا، مگر ایسے ہی اب اس کی اپنی زندگی اور آرام رخصت ہو چلا تھا۔ کیا یہ اس کی بد دعا تو نہیں جو میری زندگی کو پرسکون نہیں ہونے دے رہی؟ ایک لمحے کو سوچ نے اس کا دامن پکڑا جسے اس نے خود ہی جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، شجر کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتی، اور مجھے تو ہرگز بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر سوئی ہوئی آیت کو دیکھ کر سوچتے ہوئے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی تھی۔ شکر ہے اماں جہاں، آج آپ کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر لگ رہی ہے، آمنہ نے سلام کے بعد کہا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد وہ حالات کی وجہ سے کچھ اماں جہاں کے ڈر اور کچھ ان کی طبیعت کے پیش نظر ان کے سامنے آئی ہی نہ تھی کہ جب اس کے خفیہ نکاح کی خبر اماں جہاں کو ملی تھی تو انہوں نے اس کی فوراً رخصتی کا حکم تو دے ہی دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اب کبھی بھی اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور اس کے بعد ان کی بیماری اور حالت اس بری طرح بگڑی تھی، اور کوئی اور احساس جرائم کے ساتھ ان کی بیماری کا جرم بھی آمنہ نے اپنے کھاتے میں درج کر لیا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن وہ ایک بار بھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ یشرا بہت حساس اور ہمدرد طبیعت کی تھی۔ اس نے تائی سلطانہ کے ساتھ مل کر گھر کی بہت سی ذمہ داریاں بانٹ لی تھی۔ تائی سلطانہ کو جیسے ہی اس نے جلال کی ماں کی بابت بتایا تھا، وہ کتنی ہی دیر حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر جب آمنہ نے انہیں بتایا کہ اس کی ساس پہلے ہی سارا معاملہ اماں جہاں کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں، اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کریں گی، تو اس نے ان سے درخواست کی ہے کہ ابھی کچھ دن اپنے اس ارادے سے باز رہیں کہ اماں جہاں کی حالت بہت خراب ہے، اور یہ کہ ڈاکٹر نے کسی بھی پریشانی والی خبر سے ان کو بچانے کی ہدایت دی ہے۔ تب کچھ سوچ کر تائی سلطانہ نے اسے کہا تھا کہ آج وہ کچھ بہتر ہیں، اسے جا کر ان سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب اماں جہاں کے دوروں میں شدت اور دورانیہ بڑھنے کے باعث تایا اور اجمل کا خیال تھا کہ ان کو چند دن ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے اسی سے ان کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ ان کے ڈاکٹرز کی تجاویز بھی اب یہی تھی، چنانچہ دل کڑا کر کے وہاں کے کمرے کی طرف چلی آئی، مگر یہ کیا، اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ بیڈ پر لیٹا وہ نحیف و نزار وجود جو ہرگز اماں جہاں کا نہیں تھا، اماں جہاں جو علامت تھی روب کی، جو نام تھا ایک شخصیت کا، ان کا پیغام جب عنایت بھی کسی لڑکی کو دیتی، سوائے منتہا کے وہ سب ہی لرز کر رہ جاتی، اور جب وہ کسی کو بلواتی تھی تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ان میں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ یہ تو اور بات تھی کہ وہ اکثر ہی ان کے کمرے پر اچانک چھاپا بھی مارا کرتی تھی۔ کتنی ہی بار منتہا نے ان سے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر بڑی سخت سی ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ انہیں لڑکیوں کا فارغ بیٹھ کر باتیں بگاڑنا سخت ناپسند تھا، لیکن وہ جب بھی آتی، منتہا کبھی لڑکیوں کو اپنی باتوں سے ہنساتے ملتی تو کبھی الٹی لیٹ کر ٹانگیں جھلاتے ہوئے رسالہ پڑھتے ہوئے، اور انہی باتوں سے ان کو سخت چڑ تھی۔ آہٹ پر انہوں نے چھت سے نظریں ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا اور اسی بے تاثر انداز میں دوبارہ نظریں پھیر لی تھی۔ ہاں، اس کے سلام کا جواب ضرور دیا تھا، بالکل آہستہ آواز میں۔ شکر ہے آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے، ورنہ تو میں جتنی بار بھی آئی ہوں آپ سے ملنا چاہا، آپ دوائی لے کر سوئی ہوتی تھی۔ میں بیٹھ جاؤں آپ کے پاس؟ اتنے دن بعد وہ بھی ایسی حالت میں آمنہ کا دل بھر آیا تھا۔ اماں جہاں نے آہستہ سے سر ہلایا تھا، آہستہ آہستہ سے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اماں جہاں آپ کو؟ اس کی آواز بھر آئی۔ مجھے، ہم سب کو، آپ کو وہی پرانی والی اماں جہاں چاہیے، ہماری اماں جہاں جن کے روب و دبدبے کے قصے جب ہم کالج میں سناتے تھے تو کتنی ہی لڑکیاں ہمارے گرد جمع ہو کر شوق سے آپ کے بارے میں سنا کرتی تھی۔ شجر تو آج تک کہتی ہے کہ تمہاری اماں جہاں دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن سے میں ڈرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ میں ویسی ہی بن جاؤں، ویسا ہی وقار، تمکنت اور روب۔ پتہ ہے جواب میں فجر کیا کہتی ہے اس کو؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ویسے تم قیامت تک نہیں بن سکتی، اس لیے یہ خواہش ہی اپنے دل سے نکال دو۔ آمنہ نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اماں کچھ بولیے نا، آپ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، بہت پچھتاوا ہے مجھے، میں جانتی ہوں بہت دل کھایا ہے میں نے آپ کا، لیکن میں آج سوچ کر آئی ہوں کہ آپ سے معافی لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ڈانٹ لیں، مار لیں، کچھ بھی کہیں، ایک بار کہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ لوگوں کے دل دکھانے کا احساس مجھے ہمہ وقت کا چوکے لگاتا رہتا ہے۔ وہ رو دی۔
तुम हमें माफ कर दो। उनकी बिल्कुल हल्की आवाज आमना को वही साकत कर गई। उसने झटके से सर उठाकर उनकी समत निगाह की थी। क्या वो वाकई अम्मा जहां की आवाज थी या मगालता हुआ था? वो सोच में पड़ गई, मगर उन पर निगाह पड़ते ही एहसास हुआ कि वाकई उन्होंने ऐसे ही कहा है कि वो आंसू भरी नजरों से उसकी जानिब देख रही थी। कभी कभी वो बहकी बहकी बातें भी करने लगती हैं। ना जाने क्या हो गया है अम्मा जहां को। अपनी अम्मा का जुमला उसके दिमाग में गूंजा तो उसने जल्दी से आंसू पोंछे। आपको क्यों माफ? आप क्यों माफी मांग रही हैं? मुझे माफी चाहिए अपनी गलती के लिए। अब कि उसने थोड़ा करीब होकर उनके आंसू बहुत प्यार से साफ किए और उनके ठंडे यख हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनके सुर्खों सफेद हाथ मुसलसल ड्रिप्स और इंजेक्शंस के निशानात के काले नीले धब्बों से भरे हुए थे। बस हमें माफ कर दिया या तुम भी जिद पर अड़ जाओगी इस तरह? वो शौकी होकर बोली तो आमना बौखलाई। अच्छा, मैंने माफ किया, वो जल्दी से बोली। आमना ने महसूस किया कि उन्होंने उसका जवाब सुनकर एक लंबी सांस ली थी। अच्छा, आप ये बताएं, आपको अनायत भी याद है ना? उसने मोहतात अंदाज में पूछा। उसको भला मैं भूल कैसे सकती हूँ? 20 साल इस भली मानस ने मेरी खिदमत की और मुझे देखो आज उसके मुश्किल दिनों में जब उसने सिर्फ एक दुआ ही की दरख्वास्त की है। उसे क्या मालूम कि उसके पीरो मुर्शद को खुद कितनी दुआओं की जरूरत है। इस वक्त ठंडी सांस लेकर उन्होंने कहा, अब मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। अब के वो कदरे जोश से बोली, मैं मिली हूँ अनायत बी से। वो बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो थोड़ा सा रुकी। वही उस लड़के की, जलाल की माँ है जिससे मेरी शादी हुई है। वो बहुत नाराज थी मुझसे, अपने बेटे से, हमें अपने घर में भी नहीं। जैसे जैसे वो सारा हाल अहवाल बताती जा रही थी, एक अजीब सा सुकून अम्मा जहां के चेहरे पर फैलता नजर आ रहा था। मेरे अल्लाह, मेरे हर मामले में ऐसे ही आसानियां फरमा दे। अम्मा जहां ने जेरे लब दुआ की। जाओ अम्ना, अल्लाह की अमान में दिया। अनायत को मेरा सलाम कहना और कहना अम्मा जहां दुआ दे रही थी कि तुम दोनों सास बहू को एक दूसरे के लिए बानसीब और बाबरकत बना दे। अपनी माँ को भेजती जाओ मेरे पास, उन्होंने आहिस्ता से कहा। तो आमना ने उठकर प्यार से उनकी पेशानी चूमी और उनका हाथ थपथपाकर एक अरसे बाद खुद को हल्का फुल्का महसूस करते कमरे से बाहर चली गई थी। भाभी, मेरी बात गौर से सुनिएगा। उसकी बात पर वो हमतन गोश हुई। अब्दुल हनान मेरा दोस्त है और मेरा दावा है इस दुनिया में जितना उसे मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। जी भाई, मैं जानती हूँ और आप उसके साथ हैं, इसलिए तो एतमेनान से यहाँ बैठी हूँ। उनकी सारी बेतुकी जिद्दें मानकर वो ठंडी सांस लेकर बोली, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर इस हादसे ने उसके असाब को बुरी तरह मुतासर किया है। अभी वो खुद भी सही फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसलिए उसकी किसी भी ऐसी बात पर अमल मत कीजिएगा जिस पर कल उसे भी पछताना पड़े, और आपको भी। जी भाई, वो आहिस्ता से बोली। उसने मुझे बताया है, उसने आपको आपके मेके भेज दिया है और आप कभी भी आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने का इरादा नहीं रखता और आपको जल्द ही छोड़ देने का इरादा रखता है, क्योंकि उसके ख्याल में आप एक नॉर्मल और सेहतमंद डिजर्व करती हैं और वो ये सब बातें आपको बता चुका है। युशरा ने तवील सांस ली। लेकिन भाभी, वो ये सब एक खास कैफियत के जेरे असर कह रहा, ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन आप अभी उसकी बातों को संजीदगी से ना लें, ना ही ध्यान दें। ऑपरेशन हो जाने दें, जैसे ही उसकी हालत सेटल होती है मिल बैठ कर बात करेंगे, फिर मैं उसे इस मौजू पर खुलकर समझाऊंगा। आप अब कहाँ हैं? अम्मी के घर हैं तो खुदारा अभी किसी से मत कहिएगा इस हवाले से कुछ भी। एक बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है तो लाजमी नहीं बाकी सब भी उसकी इस बेवकूफ़ी में उसका साथ दें। उसकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जी भाई, मैं समझती हूँ अब्दुल हनान की हालत और जज्बात को, इसलिए मैं उनकी सब बातों को सुनकर बर्दाश्त कर लेती हूँ और मैं आपके दोस्त की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो वो जैसा कहे वैसा मैं करती जाऊँ। इसलिए मैं अपने घर में हूँ, अब्दुल हनान के घर। आप बताएं अब्दुल हनान कैसे हैं? अब तबीयत कैसी है उनकी? जी भाभी, मुझे आपसे ऐसी ही समझदारी की तवक्का थी, वो जैसे ही खुश होकर बोला। युशरा उसके खलूस पर मुस्कुरा दी। और वो घामर भी ठीक है,
परसों 11 बजे ऑपरेशन है, दुआ कीजिए گا۔ ڈاکٹرز بہت پر امید ہیں۔ میرا تو رواں رواں ہر لمحہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپنا اور ان کا بہت خیال رکھیے گا، یورشرا نے کہا تو دوسری طرف سے بھی اللہ حافظ کہہ کر کال منقطع کر دی گئی تھی۔